नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम जो पाठ्य परिदृश्य पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका आगे का भाग आज हम पढ़ेंगे, पाठ्य परिदृश्य पार्ट 2। आप सभी ये जानते हैं पाठ्य परिदृश्य क्या है? जो लिखा हुआ वर्णन है, जो समाज के बारे में लिखित वर्णन है, उसका अध्ययन, उसके बारे में जानना टेक्सचुअल व्यू होता है। टेक्सचुअल व्यू, क्लासिकल व्यू पाठ्य परिदृश्य कहलाता है। तो उसी दृष्टिकोण से हम जीएस घुरिये को पढ़ चुके हैं। जीएस घुरिये साहब ने बहुत सारी पुस्तकों में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों को हमारे सम्मुख रखा था। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। उनके बहुत सारे विचार, उनके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं वैसे तो, पर आज हम और भी अच्छे से उनके विचारों से टेक्स्ट को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लगभग 53 बुक्स की रचना की, 53 पुस्तकें लिखी और अनेक पत्र पत्रिकाओं में शोध लेख लिखे। उनका मुख्य रूप से उनकी पुस्तकें हैं सोशल इकोलॉजी, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। इन सभी और इनके अलावा उन सभी में उन्होंने भारतीय समाज को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। डॉक्टर मुखर्जी की भारतीय दर्शन शास्त्र में भी बहुत रुचि थी, गहन रुचि थी। उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्रीय चिंतन में वे एक नया आयाम जोड़ सके। हॉकिंग ने डॉक्टर मुखर्जी के सम्मान में प्रकाशित द फ्रंटियर्स ऑफ सोशल साइंस में मुखर्जी के पाई जाने वाली 3 तरफा वस्तुनिष्ठता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुखर्जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और वस्तुनिष्ठ रूप से ही गहन अध्ययन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुखर्जी की ये मान्यता थी कि अब समय आ गया है जबकि हम समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करें। वह सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंध में अन्य सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों, नियमों और व्याख्याओं का एक समग्र रूप में एकीकृत एवं समन्वित ज्ञान का समूह होना चाहिए। यदि सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं तो समाज विज्ञान को समग्र रूप से सारे समाज के बारे में अध्ययन करने का समय है। मुखर्जी ने समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने के दौरान ही कई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं जैसे संस्था, संस्कृति, समूह, सामाजिक संबंध, समाज को भी परिभाषित किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी दृष्टिकोण से समाज संरचनाओं एवं प्रकारों का वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के तीनों आयामों पारिस्थितिकी, मनोसामाजिक एवं लक्ष्यपूर्ण नैतिक के साथ अपना अनुकूलन करता एवं अपनी जीविका, परिस्थिति तथा मूल्य पूर्ति संबंधी अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मुखर्जी समाज को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और समाज विज्ञान को, सोशल साइंस को, सोशियोलॉजी को एक पूर्ण समग्र रूप से समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान बनाना चाहते हैं। मुखर्जी कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान की दृष्टि से समाज एक प्रदेश है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाज एक वर्ग है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज एक संस्था है और नैतिक दृष्टि से समाज आदर्श मूल्यों, चरित्र निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए सहभागिता या समागम है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में समाज के इन सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, तब ही समाज एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आएगा। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि समाज एक मुक्त व्यवस्था है। समाज को विभिन्न वैज्ञानिकों ने बंद व खुली व्यवस्था के रूप में देखा। इन्होंने कहा सोसाइटी एज एन ओपन सिस्टम, सोसाइटी एक ओपन सिस्टम है, इसमें समाज के सदस्यों में भावनाओं,
संवेगों एवं सीखी हुई प्रवृत्तियों में विलक्षणताएं होती है, जो कि मानव की संस्कृति एवं व्यक्तित्व प्रक्रिया को निरंतरता और नया जीवन प्रदान करती है। मुखर्जी कहते हैं, समाज का सामान्य सिद्धांत समाज की मुक्त व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। समाज की मुक्त व्यवस्था से तात्पर्य है कि समाज के सदस्यों में जो विलक्षणताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वह बनी रहनी चाहिए और वह समाज को निरंतरता प्रदान करती है। इसी क्रम में मुखर्जी ने मुक्त व्यवस्था के 3 पक्षों का उल्लेख किया। प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त पारिस्थितिगत व्यवस्था। इसके अंतर्गत समाज के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी पारिस्थितिगत व्यवस्थाओं, जैसे जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसका अनुकूलन करना पड़ता है। मानव में एक क्षमता होती है कि वह अपनी परिस्थिति को बदल सकता है, नियमों को बदल सकता है और इन नई परिस्थितियों के साथ भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। यही पारिस्थितिगत मुक्त व्यवस्था है। द ओपन इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ रीजन एंड सस्टेंसेस। जो उसके आसपास का वातावरण है, उसके आधार पर जीवन निर्वाह करना और वह अपने आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन कर सकता है, अनुकूलन कर सकता है। यही मुखर्जी के अनुसार पारिस्थितिगत मुक्त व्यवस्था है, ओपन इकोलॉजिकल सिस्टम। सेकंड है संस्था एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्रीय व्यवस्था। द ओपन सोशियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड स्टेटस। उनके अनुसार समाज की मुक्त व्यवस्था का दूसरा पक्ष यह है कि समाज की संस्थाएं संचार, नियंत्रण एवं परिस्थिति प्रतिमानों को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। तो जो ये संस्थाएं हैं, जो ये संचार की व्यवस्था है, वह सब समाजशास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों, रुचियों एवं मूल्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं परिस्थितियों को जन्म देता है, जिसमें पर्याप्त लचीलापन होता है। मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकता से विभिन्न संस्थाओं और परिस्थितियों का निर्माण करता है, उससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से ओपन है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह भी सोसाइटी एज एन ओपन सिस्टम को बताती है। नेक्स्ट है समूह और मूल्य की मुक्त नैतिक व्यवस्था। द ओपन एथिकल सिस्टम ऑफ ग्रुप एंड वैल्यूज। यह कहता है मानव और समाज मिलकर जीवन एवं परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप नई नैतिकताओं को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने उन प्रकारों का भी उल्लेख किया है जो समाज को अपने अस्तित्व के लिए नियमित रूप से पूरे करते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि समूह और मूल्य की मुक्त नैतिक व्यवस्था भी समाज में पाई जाती है और कुछ प्रकारें हैं जो व्यक्ति समाज के अनुकूलन के लिए करता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है, जिससे समाज में एक मूल्य व्यवस्था। मुखर्जी इस प्रकार जो उनकी ऊपर की जो इन्होंने बताई है अवधारणाएं, ओपन इकोलॉजिकल सिस्टम, अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन करना, वातावरण को चेंज करने की क्षमता रखना, द ओपन सोशियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेटस, अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस को स्टेटस में परिवर्तन करना, द ओपन एथिकल सिस्टम ऑफ ग्रुप एंड वैल्यूज, ग्रुप और वैल्यूज के सिस्टम को भी परिवर्तन करने के कारण मुखर्जी ये मानते हैं कि समाज एक ओपन सिस्टम है, समाज एक मुक्त व्यवस्था है। उनकी एक और अवधारणा है समाज का महाविज्ञान, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर मुखर्जी ने समाज को एक महाविज्ञान बनाने का सुझाव दिया है। इस विज्ञान में मानव, ह्यूमन इकोलॉजी और समाजशास्त्र के सिद्धांतों तथा मूल्यों और प्रतीकों से संबंधित सिद्धांत सम्मिलित होंगे। इसके अंदर इकोलॉजी, सोशियोलॉजी के सिद्धांतों का सम्मेलन किया जाएगा, मिश्रण किया जाएगा। इस विज्ञान में उन सभी को समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है जिनका पृथक अस्तित्व भी बना रह सकता है। मतलब समाज का महाविज्ञान में जो समाज के इकोलॉजी के, समाजशास्त्र के विभिन्न पार्ट्स हैं, उनको मिश्रित किया जाएगा और उनको अलग अलग भी अध्ययन किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मुखर्जी समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धांत का
वह पक्ष है जिसका संबंध संस्थाओं की संरचना के अंतर्गत संचार और परिस्थिति के सामाजिक संबंधों से है। अर्थात समाज के सामाजिक संबंधों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है और विभिन्न संस्थाएं परस्पर संचार और इनके आधार पर समाज को बनाए रखती हैं। सभी ये जानते हैं पाठ्य परिदृश्य क्या है। जो लिखा हुआ वर्णन है, जो समाज के बारे में लिखित वर्णन है, उसका अध्ययन, उसके बारे में जानना टेक्सचुअल व्यू होता है। टेक्सचुअल व्यू, क्लासिकल व्यू पाठ्य परिदृश्य कहलाता है। तो उसी दृष्टिकोण से हम जीएस घुरिये को पढ़ चुके हैं। जीएस घुरिये साहब ने बहुत सारी पुस्तकों में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों को हमारे सम्मुख रखा था। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। उनके बहुत सारे विचार, उनके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं वैसे तो, पर आज हम और भी अच्छे से उनके विचारों से, टेक्सचुअल व्यू से भारत अनुभव होता है। नेक्स्ट है मूल्यों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यूज। मूल्यों पर डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज तथा द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तकों में दिया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लगभग 53 बुक्स लिखी गई हैं। उनमें से ये प्रमुख किताबों का मैंने पहले भी वर्णन किया है। तो द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज एंड द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज में मूल्यों का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी ने दिया। उन्होंने कहा मूल्यों को उन्होंने बहुत महत्व दिया, वैल्यूज को बहुत महत्व दिया और मूल्यों की उत्पत्ति, उद्विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों, मूल्यों की सुरक्षा आदि पर अपने विस्तृत विचार प्रकट किए। मुखर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं कि आपस में आदान प्रदान, अंतःक्रिया से मूल्यों का निर्माण होता है। मुखर्जी संपूर्ण सामाजिक संगठन और आधार को, व्यवस्था को, मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक संगठन और व्यवस्था में मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे मूल्यों व्यक्ति और समाज की परस्पर संबंधित रूप से मानते हैं कि मूल्य व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि उनके पारस्परिक आदान प्रदान से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। व्यक्ति कभी भी समाज से पृथक नहीं रह सकता और मूल्यों के निर्माण के माध्यम से वह समाज से जुड़ता है। मूल्यों की अवधारणाओं को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है, मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के उपकरण है। मूल्य ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। तो ये मूल्यों का सिद्धांत है कि मूल्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज में संतुलन बनाए रखते हैं और व्यक्ति इनका पालन करते हुए ही, इनके प्रति प्रतिक्रिया करते हुए ही अपनी आवश्यकता है। तो हमने अब तक पढ़ा राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय समाज का वर्णन किया है और भारतीय समाज को एक मुक्त व्यवस्था माना है, एक ओपन सिस्टम माना है, जिसमें व्यक्ति अपनी आसपास की परिस्थितियों, वातावरण
और संस्था परिस्थिति से सामंजस्य करके एक व्यवस्था बनाए रखता है। उन्होंने मूल्यों को भी बहुत महत्व दिया और परस्पर अंतःक्रिया से मूल्यों का निर्माण होता है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अगला हम टेक्सचुअल व्यू पढ़ेंगे लुइस ड्यूमा का। लुइस ड्यूमो फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री थे। इन्होंने बहुत सारे अध्ययन भारतीय समाज के रेफरेंस में किए हैं। ड्यूमो भारतीय जाति व्यवस्था तथा संस्करण को अपने विश्लेषण कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका में उन्होंने विशेष रूप से लिखा है, उसके लिए जाने जाते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने कई सारे भारतीय समाज के पक्षों को अपने अध्ययन के अंदर शामिल किया और अपने उसके आधार पर लेख लिखे। ड्यूमो ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण पवित्रता के आधार पर किया। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा। उनका जाति की दृष्टि से गांव और सभ्यता परक दृष्टि से जाति संबंधी दृष्टिकोण अन्य लोगों के जाति के अध्ययनों के परिप्रेक्ष्यों से भिन्न है। ड्यूमा ने भारतीय जाति व्यवस्था और भारतीय गांव की सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए इंडोलॉजिकल दृष्टि का प्रयोग किया। इंडोलॉजिकल दृष्टि के आधार पर भारतीय समाज और गांव को समझाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्करण व्यवस्था से परिचालित है। उन्होंने जाति व्यवस्था को पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा के आधार पर ही समझाने का प्रयास किया और भारतीय समाज और भारतीय जाति व्यवस्था को बहुत गहराई से हम सबके समक्ष रखा। ड्यूमो ने भारतीय समाजशास्त्र को इंडोलॉजिकल आधार पर ही समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने वर्णनात्मक समाजशास्त्र का भी विचार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए, विस्तार से चीज़ों को समझना चाहिए। ड्यूमा पीकॉक और अन्य समाजशास्त्रियों से इस बारे में समर्थन करते हैं कि भारत के लिए पृथक समाजशास्त्र संभव है। इसकी विषय वस्तु, उत्पत्ति, सिद्धांत और उपागम आदि भारत के प्राचीन इतिहास एवं महाकाव्यों, पुराणों, धर्मशास्त्रों आदि के आधार पर किया जाना चाहिए और इसका नाम भारत विद्याशास्त्र के नाम से जाना जाता है। लुइस ड्यूमा भी टेक्सचुअल व्यू को अध्ययन करने में, भारतीय समाज को समझने में महत्व। आपको जरूर से राधा कमल मुखर्जी और लुइस ड्यूमा के बारे में समझ में आया होगा। इन्होंने भारतीय समाज को गहराई से अध्ययन कर हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच।